अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। दोस्तों, दो बाद अहम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं और यहाँ हम गज़ा की रिसेंट सिचुएशन के बारे में भी मैं आपको कुछ अपडेट्स दूंगा। पहला तो ये बात करेंगे कि कतर ने 8 इंडियन नेवी के जो पर्सनल थे उनको सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई है। अब ये सज़ाए मौत की सज़ा है क्यों? उन पर बेसिकली इल्ज़ाम क्या था जो इतना ज़्यादा इंतहाई कदम लिया गया है और इंडिया ने इसे अपने लिए एक शॉकिंग पॉइंट बताया है। इंडिया ने ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पर यह कहा है कि हमारे लिए तो ये बिल्कुल ऐसी खबर है जिससे हमारे तोते उड़ चुके हैं। दूसरा हम बात करेंगे, इंडियन नेवी ने एक लेटर ऑफ इंटेंट या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया है जिसके तहत इंडिया 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट खरीदेगा 5.5 बिलियन यूरोज के इवज फ्रांस से, और ये 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए होंगे। इंडियन नेवी के लिए इतने बेहतरीन एयरक्राफ्ट का इंतखाब किया जाना काबिल सताइश चीज़ है और इससे पहले भी इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ को देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है। इंडियन नेवी के लिए राफेल एयरक्राफ्ट का आना पाकिस्तान के लिए कुछ चैलेंजेस को रेज करता है और पाकिस्तान क्या इसके लिए तैयार है, हम इन चीज़ों पर बात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो बेहतर लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इंडियन नेवी के पर्सनल को सजाए मौत सुनाई गई कतर की कोर्ट की तरफ से। अब ये खबर आपने सुनी तो होगी सोशल मीडिया पर, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि 2023 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, बट इन रियलिटी अक्टूबर 2022 में ही इन 8 एक्स इंडियन नेवी के पर्सनल्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इंडियन नेवी पर्सनल में उस वक्त एक इंडियन नेवी के कमांडर भी शामिल थे जिनका नाम परनिंदु तिवारी है। अब इंडियन नेवी के कमांडर समेत 8 इंडियन नेवी के एहलकार इसमें शामिल थे और इन पर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इजरायली एजेंसीज के साथ शेयर की है। अब ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन क्या है, ये 2022 के अक्टूबर के महीने से लेकर मार्च 2023 तक ऐसा पब्लिक में नहीं थी। उसके बाद जाके पता लगा कि कतर जो इटली से टाइप 212 सबमरीन्स खरीद रहा है, ये उससे रिलेटेड क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी जो कि इटालियन गवर्नमेंट ने कतर के साथ शेयर की थी, लेकिन आगे इन इंडियन एहलकारों ने इजराइल के साथ शेयर की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 8 इंडियन एहलकार इंडियन नेवी के ये कतर में क्या कर रहे थे, तो ये इंडियन नेवी से रिटायरमेंट के बाद एक कतरी डिफेंस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे थे। इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कतर और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात कितने ज़्यादा करीबी होते हैं। बहरहाल यहाँ एक चीज़ और भी अहम है कि कतर की इस सबमरीन से इजराइल को क्या तकलीफ है। कतर के पास इस वक्त कोई भी आबदोज मौजूद नहीं है और जो सबमरीन्स होती हैं ये समझ लें कि नेवी का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होती हैं। जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होते हैं वो जल्दी रडार में नहीं आते, इसी तरह जो सबमरीन होती है ये स्पेशल किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ना सिर्फ जंगी माहौल में बल्कि अमन के माहौल में भी। ये रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए अगर कोई खुदा न खास्ता कोई समुंदर में नागहानी सूरत हाल होती है तो उसका पता लगाने के लिए सबमरीन्स काफ़ी ज़्यादा अहम होती हैं। सबमरीन्स काफ़ी ज़्यादा अहम आपके मुल्क की सोवरेनिटी के लिए भी होती हैं, ख़ास तौर पर जब आप सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ हासिल करना चाहते हैं। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी सिर्फ न्यूक्लियर पावर होने के लिहाज से ही नहीं बल्कि अगर आप कन्वेंशनल फोर्स भी है आपके पास तो उस लिहाज से भी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ सबमरीन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हैं या प्रोवाइड आपको करती हैं। जो ये टाइप 212 सबमरीन इटली से ख़रीद रहा है कतर, इसका MOU साइन हो गया था 2020 में और काफ़ी ज़ोरों शोर से इस पर काम जारी है। अब इसके बारे में इजराइल को टेंशन ये थी क्योंकि कतर ज़्यादातर जो एंटी इसराइल फोर्सेस हैं उनको फंड भी करता है और कतर पर इस तरह की इल्ज़ामात इजराइल लगाता है। कतर आप समझ लें कि इस मिडल ईस्ट में ऐसा कंट्री है, कतर इस लिहाज से भी एज अ ब्रिज काम करता है। जब सऊदीया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब थे तो कतर इनके दरमियान एक ब्रिज का काम करता था, कुछ निगोशिएशंस वगैरह को इनिशिएट करने के लिए इस तरह तमाम। इजराइल इस हवाले से कतर को वीक रखना चाहता है और इसलिए इजराइल अपने जासूसी नेटवर्क्स को हर लिहाज में डिप्लॉयड रखता है कतर के खिलाफ। लेकिन इस दफ़ा ये जो तमाम का तमाम एक जासूसी का नेटवर्क पकड़ा गया है और इसमें इंडियन नेवी के एहलकार शामिल थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया एंड अल्टीमेटली अब उन्हें सजाए मौत सुनाई गई है। इंडियन गवर्नमेंट इसे अपने लिए एक शॉकिंग फैसला करार देती है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ये समझ रही थी कि वो प्रेशर देंगे तो कतर इनके शायद लोगों को छोड़ देगा। लेकिन इंडिया पिछले कुछ अरसे में काफ़ी बुरी तरह एक्सपोज इस तरह हुआ कि पाकिस्तान में कुलभूषण यादव पकड़ा गया, उसके बाद हरदीप सिंह निज्जर का जो कत्ल हुआ कनाडा में, तो कनाडा के साथ हालात ख़राब हुए, बहुत सी चीज़ें
पब्लिकली सामने आई। अब कतर में जिस तरह कतर ने 8 इंडियन नेवी के पर्सनल को सजाए मौत सुनाई है, उससे हालात मजीद कशीदा हुए हैं। एंड इंडियन डिफेंस फोर्सेज, जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, उनके पर्सनल की क्रेडिबिलिटी पर भी अब क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। क्या इनके एहलकार इस काबिल हैं कि उन्हें दूसरे मुल्कों में लाकर अपने प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में रखा जाए, या ये वहाँ भी इस तरह जासूसियाँ करेंगे। बहरहाल इसके बाद हम ज़रा गज़ा की सिचुएशन पर आ जाते हैं। गज़ा पर मैं ज़्यादा बात इस चैनल पर इस वजह से नहीं करूँगा क्योंकि इससे पहले गज़ा पर और फ़लस्तीन पर बात करने की वजह से ही हमारे इस चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई थी, तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी अपडेट देता हूँ। लेकिन इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द हमारे सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर आएगी, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दैट चैनल। तो 27 अक्टूबर को इजरायली आर्मी के जो स्पोक्सपर्सन है वो ऐलान करते हैं कि हम गज़ा को इन्वेड कर रहे हैं। यानी कि वो जो गज़ा का ग्राउंड ऑपरेशन था जो बड़े अरसे से इजराइल ने रोका हुआ था, क्योंकि हमास से खौफजदा इजरायली आर्मी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, तो उन्होंने 27 अक्टूबर को ये ग्राउंड ऑपरेशन करने का ऐलान किया। और 27 अक्टूबर की रात गज़ा में इंतहाई खूनख्वार गुजरी, इंतहाई ज़्यादा आर्टिलरी फायर और एयर स्ट्राइक्स की गई। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल का अपना चैनल 14 ये क्लेम करता है कि 27 फरवरी की पूरी रात पूरा जोर लगाने के बावजूद भी इजरायली आर्मी डिसअपॉइंटेड ही वापस आई है और हमास की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इनको रिटेलिएटरी फायर का सामना करना पड़ा है। इजरायली फोर्सेस को नुकसान काफ़ी पहुंचा है, बट इजरायली एयर स्ट्राइक्स में बहुत से आम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे गज़ा में, और गज़ा को कुछ तो खून में नहला दिया गया 27 अक्टूबर को। ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त ज़रा कोल्ड मोड में चला गया है। हो सकता है अब 28 अक्टूबर की शाम को दोबारा से ये ग्राउंड इन्वेजन का तमाम प्रोसेस नए सिरे से शुरू किया जाए। इस तमाम फिनोमिना पर हम अपने सेकंड चैनल पर बात करेंगे डिटेल में। दूसरी हम खबर पर बात कर लेते हैं कि इंडियन नेवी ने अपने लिए एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया है फ्रांसीसी गवर्नमेंट को, और इसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट चाहिए 5.81 बिलियन डॉलर्स के इवज, जो कि 5.5 यूरोस बनते हैं, बिलियन यूरोस बनते हैं। और ये इंडिया अपने सेकंड एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत पर प्लेस करेगा। राफेल एयरक्राफ्ट का एक नेवल वर्जन है, यानी कि राफेल एयरक्राफ्ट का जो वर्जन या जो उसकी किस्म नेवी यूज़ करती है उसे राफेल एम कहा जाता है। राफेल एम इक्विप है मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल के साथ, माइका क्लोज रेंज मिसाइल्स के साथ, और उसके अलावा एंटीशिप डोमेन में ये एक्सोसिट एंटीशिप मिसाइल्स को कैरी करते हैं, जो कि सबसोनिक मिसाइल्स हैं लेकिन अपनी एक्यूरेसी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अब राफेल एयरक्राफ्ट की एंटीशिप डोमेन में इतनी ज़्यादा पावर समझी नहीं जाएगी, बिकॉज एंटीशिप डोमेन में वो फायर पावर ज़रूर प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसी तरह की मिसाइल्स पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स भी कैरी करते हैं, जैसे C-802, ये भी सबसोनिक मिसाइल है। उसके अलावा पाकिस्तानी मिराजेस भी एक्सोसिट मिसाइल्स को इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी थंडर्स CM-400 AKG को एज अ सुपरसोनिक करियर किलर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन राफेल एम एयरक्राफ्ट के आने से जो इंडियन नेवल एयर आर्म की जो एयर टू एयर बैटल करने की कैपेबिलिटीज़ हैं वो मैनी फोल्ड्स बढ़ जाएंगी। यानी कि मिटियोर मिसाइल के आने की वजह से पाकिस्तानी साइड पर एक थ्रेट समझा जाएगा और इंडियन नेवी इसे अपने लिए मुफीद समझेगी, क्योंकि इंडियन नेवी इन राफेल एम एयरक्राफ्ट के साथ साथ अपने MiG-29K एयरक्राफ्ट को भी इस्तेमाल करेगी। MiG-29K सुपरसोनिक एंड सबसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स के साथ लेस हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये राफेल एयरक्राफ्ट इनको कवर देने का काम करेंगे। इसके लिहाज से पाकिस्तान एयरफोर्स अपने एटलीस्ट 2 स्क्वाड्रंस को कराची में बेस करती है, या जो सिंध के एरियाज़ में साहिल समुंदर के नज़दीक, ताकि नेवल मिशंस में उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। फ़िलहाल इस काम के लिए मिराजेस को और JF-17 थंडर्स को यूज़ किया जाता है, बट मुस्तकबिल में ऐसा कुछ लग रहा है कि पाकिस्तान हो सकता है यहाँ अपने J-10C एयरक्राफ्ट को लेकर आए, ताकि इन राफेल एम एयरक्राफ्ट को मुस्तकबिल में काउंटर किया जा सके। एंड शायद इसी वजह से J-10C एयरक्राफ्ट को ये ग्रीन कलर का कैमोफ्लाज भी दिया गया है, लेकिन इस बारे में अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। राफेल एम की अभी डील होने में टाइम लगेगा, और उसके बाद इनकी डिलीवरीज तो ओवरऑल इसे कहा जाए तो 2025-2026 तक जाके इनकी डिलीवरी स्टार्ट होंगी, और तब तक मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान नेवी इसके कुछ काउंटर ज़रूर रखेगी, जैसा कि मौजूदा जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं ये भी उस लिहाज से वैसे इनफ है, लेकिन इससे ज़्यादा रेंज वाले सरफेस टू एयर मिसाइल्स चाहिए पाकिस्तान नेवी को। एंड अल्टीमेटली पाकिस्तान एयरफोर्स उम्मीद है कि J-10C एयरक्राफ्ट को सी एरियाज़ के नज़दीक डिप्लॉय करेगी, जो कि राफेल एम एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।